हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ सॉलिड से। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो उसमें मेनली हम 4 टाइप देखते हैं, जिसके अंदर है 1 नंबर दैट इज मेटालिक सॉलिड, सेकेंड नंबर दैट इज आयनिक सॉलिड, थर्ड नंबर दैट इज कोवैलेंट सॉलिड, and 4 number that is molecular solid. So as you can see टोटल 4 टाइप्स हैं सॉलिड के, जिसके अंदर है मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात करेंगे वन बाय वन हर एक सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टीज क्या रहती है, एग्जाम्पल कौन से रहते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। शुरू करेंगे हम मेटालिक सॉलिड से। तो अब बात कर रहे हैं हम 1 बाय 1, जिसमें 1 नंबर है वो है मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड पहले तो किसे कह रहे हैं हम, तो मेटालिक सॉलिड वो होते हैं जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स है वन टाइप ऑफ, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो होता है कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में या फिर कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। यानी अगर हमें यहाँ पे कहना है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between kernel and core electron। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स है, किसके बीच में होता है, कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से होता यह है कि उनके बीच में बन जाता है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब अगर हम यहां पे कहें कि कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको। जैसे कि अगर मैं एक मेटल ले रहा हूं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हम, तो वो बन जाएगा M+ और साथ में होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो ये आपको दिख रहा है वो है आपका कर्नेल, और ये जो है वो है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जिसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं दैट इज मेटालिक बॉन्ड। कोर इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि कोर इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम बोलते हैं कई जगह पे दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यानी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, कहीं पे एक जगह पे रुके हुए नहीं है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर? सो उसे हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में और कर्नेल के बीच में एक वन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है, एंड ड्यू टू दैट हमें मेटालिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? अब डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे कि मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की,
यानी Na+ की। तो हमें पता है कि सोडियम है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम है तो 2 होंगे, एल्यूमिनियम है तो 3 होंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा घिरे हुए होंगे और उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ Na+ की, मैं बात कर रहा हूँ Mg+2 की, और मैं बात कर रहा हूँ Al+3 की। क्लियर है? तो तीनों के लिए अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कैसा होगा? तो Na+ है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होगा। यानी कि अगर मैं यहां पे ही दिखाऊं इस तरीके से कि अगर मैं यहां पे ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन, क्लियर, तो यहां पे वो इसी तरीके से घिरे हुए होंगे, यानी ये इसी तरीके से खींचेगा हर एक Na को, लेकिन सिर्फ एक ही Na+ है हमारे पास। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं, तो ये 2 खींचने वाले हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पे 2 हैं जो खींच लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 होंगे, तो ये 3 खींचने वाले हैं सेम तरीके से। आजू बाजू उसी तरीके से आयन चिपके हुए हैं, यानी कि आपके आयन्स जो है उसी तरीके से, यानी Na+ उसी तरीके से चिपके हुए हैं। यहाँ पे भी सेम Mg+2 और भी हो सकते हैं, Mg+2 और भी हो सकते हैं, ये सारे चिपके हुए हैं। सेम तरीके से यहाँ पे भी हैं Al+3, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं हम। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ज़्यादा चिपकेंगे, हम बोल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो ज़्यादा चिपकने वाले हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अब होगा क्या कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उससे कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, यानी हम बोल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से कौन सी चीज देखने को मिल सकती है? तो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो है कंडक्टिविटी। क्लियर? यानी जिसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम अच्छा है। क्लियर? सेकंड नंबर देखने को मिल सकता है वो है हार्डनेस। तो हार्डनेस ज्यादा हो सकती है, किसकी वजह से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। थर्ड नंबर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई हो जाएंगे इस केस में, यानी अगर मेटालिक सॉलिड की बात करें तो वहां पे वो ज्यादा होता है, तो उसका रीजन भी ये है। दूसरी बात ये हार्डनेस से मतलब क्या है आपका? तो हार्डनेस का मतलब है अगर आपसे कहीं पे पूछें कि क्या एल्यूमिनियम से हम सोडियम को कट कर सकते हैं, क्लियर है, या फिर आपसे पूछे कि इन तीनों में जल्दी कट कौन हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, यानी उसे कट करना, स्लाइस करना उतना हार्ड हो सकता है क्योंकि वो हार्ड है ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एग्जाम्पल लेना हो तो हम ले सकते हैं Ag, Au, क्लियर, Cu एक्सेट्रा, तो ये सारे हैं, तो ये सारे मेटालिक सॉलिड के लिए हैं। क्लियर? सो फर्स्ट हमने बात की है वो है मेटालिक सॉलिड के लिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, तो वो है हमारा सेकेंड नंबर, दैट इज आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की बात करें हम तो आयनिक सॉलिड के लिए पहली चीज, अगर हम कहें कि यहां पे कौन सा फोर्स होगा, तो अगेन सेम फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, लेकिन किसके बीच में है? तो यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक
एट्रैक्शन फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब यहां पे ध्यान रखना है कि किसके बीच में है, तो कैटायन और एनायन के बीच में होता है। यानी अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं तो हम बोल सकते हैं NaCl, तो उसके अंदर से Na प्लस और Cl माइनस निकलेगा, ये हमारा है कैटायन, ये हमारा है एनायन, और इनके बीच में एक फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, और ड्यू टू दैट हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। तो हमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। बहुत से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं इसी तरीके से। अब इसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, सो अगेन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दोनों हाई हैं इस केस में। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम बात करें कि ये कैसे यूज किए जाएंगे, तो ये यूज होते हैं एज अ इंसुलेटर। क्लियर? एग्जाम्पल जिसमें आता है ग्रुप 1 एंड 2, इसी चैप्टर के अंदर जो देखने वाले हैं आप, ऐसे अगर कहें तो NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, MgO हो सकता है, CaF2 हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सारे हैं जो आयनिक सॉलिड में आते हैं। क्लियर? तो सेकंड नंबर हमने बात की है वो है आयनिक सॉलिड के लिए। अब बात करते हैं हमारा थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में है दैट इज अ कोवैलेंट सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड की बात करें हम, तो कोवैलेंट सॉलिड कैसा होगा? कोवैलेंट सॉलिड जो होता है वो वन टाइप ऑफ 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एक 3D नेटवर्क है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, तो 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क है ये। अब ये 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क है, तो इसके अंदर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग भी उसी तरीके से हुई होगी। अब बॉन्डिंग भी इतनी मैटर करती है यहाँ पे कि जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड ही है, तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी अगर कहीं पे आपसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया तो ये भी हाई होता है, यानी ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं ये भी। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका दैट इज SiO2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एक्सेट्रा। तो ये सारे ऐसे हैं जो कोवैलेंट सॉलिड में आते हैं। क्लियर? अब कोवैलेंट सॉलिड के अंदर और भी हैं एक दो जो याद रखने हैं आपको, जिसके अंदर एक आता है वो है डायमंड, और एक आता है दैट इज ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड की बात करें तो डायमंड जो होता है एज अ यूज करते हैं हम इंसुलेटर, और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं एज द कंडक्टर।
कहीं पे आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है तो उसका रीजन याद रख लीजिए, इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। दोनों कार्बन के ही फॉर्म है, दोनों कार्बन के ही फॉर्म है, लेकिन फिर भी डायमंड जो है वो एज अ इंसुलेटर यूज होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो एज अ कंडक्टर यूज होता है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि वो है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों जो हैं वो बॉन्डिंग में होते हैं, कोई भी फ्री नहीं होता, जबकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ग्रेफाइट के अंदर। इसीलिए ग्रेफाइट जो है जिसके थ्रू कंडक्टिविटी शो होती है, सो एज अ कंडक्टर यूज करना हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो याद रह जाएगा सभी को। तो दिस इज दी 3rd नंबर। इसका स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, तो 3 डायमेंशनल होता है और 1 टाइप ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क। अब बात करते हैं, वो है हमारा लास्ट वन सॉलिड में, तो वो है 4th नंबर, दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सा फोर्स होता है, कौन सा अट्रैक्शन है, तो बहुत ही कम जो दिखता है ऐसा वो है वान डर वाल फोर्स। तो वहां पे हमें दिख जाता है वो है वान डर वाल फोर्स, यानी हम यहां पे कहेंगे वान डर वाल्स फोर्स, जिसके थ्रू इसके 3 टाइप बनते हैं। 3 टाइप जो बनते हैं उसमें कौन से, तो 3 टाइप में है, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। यानी कहीं पे पूछे मॉलिक्यूलर सॉलिड में कितने हैं, तो 3 टाइप हैं, उसमें भी नॉन पोलर भी हैं, पोलर भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो नॉन पोलर यानी कौन से हो सकते हैं, तो Cl2 Br2 I2 कोई भी ले लीजिए, तो वो नॉन पोलर में आ जाएंगे आपके। पोलर कौन सा होगा, जैसे कि HCl है तो वो आपका पोलर में आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन सा है, तो अगेन HCl ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, H2O ले लीजिए, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड में। क्लियर? तो वहां पे आप याद रख सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नॉन पोलर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Cl2 Br2 एक्सेट्रा। पोलर की बात करें तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे कि HCl HBr एक्सेट्रा। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो उसी तरीके से आप ले लीजिए H2O NH3 एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये तीनों टाइप जो हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही हैं, जिसके अंदर बहुत ही वीक, जो सबसे वीक है वो वान डर वाल्स फोर्स जो है वो देखने को मिल सकता है। अब वान डर वाल फोर्स की वजह से क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो होता ये है, पहले एग्जाम्पल की बात कर लें। तो एग्जाम्पल ले ले हम, ये तो है ही जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन पर्टिकुलर उसमें कौन से हैं, वान डर वाल फोर्सेस बढ़ने से कौन से आ सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें कौन से आ सकते हैं। तो H2O की बात करें तो H2O में आता है आइस, जो सॉलिड फॉर्म वाले हैं। क्यों आते हैं वो आपको पता चलेगा। आर्गन आ सकता है, सॉलिड, ये सारे सॉलिड की ही बात कर रहा हूं मैं। बोरिक एसिड H3BO3 सॉलिड, वो भी सॉलिड है, वो भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम ले लें P4 तो वो भी सॉलिड, आयोडीन दैट इज I2 तो वो भी सॉलिड है। अगर हम बात करें यहाँ पे उसके अलावा ले लें कोई सल्फर एसिड तो वो भी सॉलिड। तो ये सारे, इवन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड,
तो ये सारे सॉलिड स्ट्रक्चर हैं जो वान डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। क्लियर है? ये चीज जो मैंने बताई है वो चीज वही है, लेकिन वो अलग है। हम फॉर्म के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि वान डर वाल फोर्सेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सॉलिड में चले जाएंगे। वान डर वाल फोर्सेस हर एक में होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर वान डर वाल फोर्सेस ऑब्जर्व ना होता हो, लेकिन वो बहुत ही वीक फोर्स है। सो हम बोल सकते हैं कि एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ये उतना शो नहीं होता है, बस बाकी होता हर जगह पे। तो अब इसका सबसे मेन पार्ट, तो मेन पार्ट क्या है हमारा, ये सॉलिड क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो सॉलिड इसीलिए होते हैं कि वो डिपेंड करते हैं मोलर मास के ऊपर। यानी हम ये बोल सकते हैं, अगर किसी का मोलर मास बढ़ जाए, मान लीजिए मोलर मास बढ़ रहा है, तो उसके अंदर वान डर वाल्स फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, और वान डर वाल्स फोर्स अगर बढ़ गया तो वो चला जाता है सॉलिड स्टेट में। तो वहां पे बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में वो दिखने लगता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं तो आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों है। जैसे कि, और ये किसके बीच में है समझ लेना, क्योंकि ये मैटर करता है कि आप किसके बीच में ले रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल के बीच में होता है ये। अब मॉलिक्यूल के बीच में यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं फ्लोरीन की बात करूं तो F और F के बीच में, और सेम तरीके से फ्लोरीन, ये जो दिख रहा है ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। क्लियर? सेम तरीके से मैं आयोडीन ले लूं तो आपको दिख रहा है ये F2 एंड I2 एज यू कैन सी, दोनों के अंदर आपको दिख रहा है। अब मैं बात करूं कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में, यहां पे भी है। क्लियर है? इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट है। क्लियर है? वो कोवेलेंट है। लेकिन जो आपको ये फोर्स दिख रहा है वो फोर्स कौन सा है? तो वो फोर्स है वान डर वाल्स। वो वान डर वाल फोर्स है। अब F2 और I2 का कंपैरिजन करें हम तो F2 के अंदर आप देखोगे कि उसका मोलर मास कम होता है, यानी लो मोलर मास, जबकि एज कंपेयर टू F2 I2 का हाई होता है। तो ये हाई मोलर मास है और ये लो मोलर मास है। अब हाई मोलर मास और लो मोलर मास तो हम बोल चुके हैं, मोलर मास जितना ज्यादा होगा वान डर वाल फोर्स बढ़ जाएगा। तो लो मोलर मास है तो वहां पे कंपैरिजन में बोल रहे हैं, तो वहां पे इसका वान डर वाल फोर्स जो है वो कम होता है। किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में, जबकि इसका ज्यादा होता है। अगर इसका कम है समझ लीजिए, तो ये जो है वो किस स्टेट में जाएगा? तो गैसियस, यानी ये गैस में होगा। जबकि ये किस में जाएगा? तो ये सॉलिड में होगा। क्लियर? तो बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं आप इसी के थ्रू कि कोई सॉलिड में क्यों है, कोई गैस में क्यों है। बराबर है? तो अभी अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करें तो वहां से आपको पता चल जाए बहुत ही इजीली। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ F2 Cl2 Br2 और I2। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमें पता है कि मोलर मास बढ़ रहा है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वान डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा। वान डर वाल फोर्स इंक्रीज होने के साथ साथ उसका स्टेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आपको फ्लोरीन और क्लोरीन बोलें तो दोनों होते हैं गैस में। ब्रोमीन जो है वो थोड़ा सा किस में चला जाता है? गैसियस में से निकल के लिक्विड में, इसीलिए ये आपको लिक्विड में मिलता है।
और I2 जो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोलर मास है वो चला जाता है सॉलिड में। सो एज यू कैन सी कि हैलोजन ग्रुप के अंदर तीनों स्टेट देखने को मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट जो है आपका गैसियस है, सेकंड आपका लिक्विड है एंड थर्ड आपका सॉलिड है। और ये स्टैंडर्ड स्टेट है। आपसे पूछे कि ये स्टेट कौन से हैं तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी कभी भी जहां पे आपको स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो अब I2 को सॉलिड ही बोलोगे, याद रखना। ब्रोमीन को आप लिक्विड ही बोलोगे और F2 और Cl2 को आप गैस ही बोलोगे। क्लियर? तो याद रह जाएगा सभी को। तो ये हमने देखा है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए। तो फर्स्ट आज के लेक्चर में हमने बात की है टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 4 टाइप जो आपने अच्छे से देख लिया है, जिसके अंदर हमने बात की फर्स्ट नंबर दैट इज मेटालिक सॉलिड, देन आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड लास्ट वन दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे इसी तरीके के एक और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।